आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a top of bigger block of mass 10m as shown in figure. All the surfaces are frictionless. The system is released from the rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant the smaller block reaches the ground. तो देखें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 9 में जो दिया गया फिगर है वो फिगर हमारी कुछ इस तरह से है और इसमें एक मास रखा हुआ है जिसका मास m है और ये बिगर ब्लॉक है जिसका मास 10m है। तो देखिए अब अगर इसको देखें तो ये छोटा वाला ब्लॉक है और ये बड़ा वाला ब्लॉक है, ठीक है। अब छोटा वाला ब्लॉक पे वेट कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और जहाँ पर ये रखा होगा जिस सरफेस पर, वो सरफेस इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और ये जो मास है ये मास का वेट भी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा mg। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, mg cos थीटा और इसका रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में r और ये बनेगा mg sin थीटा। तो अगर ध्यान से देखें कि r mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, ये mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये यहाँ वाला mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये इसको ऊपर काम मतलब रिएक्शन फोर्स दे रहा है और ये mg sin थीटा इसको नीचे लेके आएगा। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो अगर x डायरेक्शन में फोर्स काम नहीं कर रहा है तो इस ब्लॉक और इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो x डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। बात समझिए, यहाँ पर अगर x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है तो इस ब्लॉक और इस बॉडी का जो मास होगा और उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, दोनों बॉडीज का, दोनों ब्लॉक्स का, वो एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। यानी इसकी जो पोजीशन होगी, अब उसकी क्या पोजीशन होगी, मान लीजिए, फिर से बना लेते हैं फिगर। मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास यहाँ है और इसका मास सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक। दोनों का सेंटर ऑफ मास हमने देख लिया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका, तो इन दोनों कंबाइंड सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का, इसका और इसका। तो जैसे ये इस तरफ चलेगा ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा। क्यों इस डायरेक्शन में चलेगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को वहीं रहना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसलिए वहीं रहना है क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो जब एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है कोई भी, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन अभी है इस वक्त वो हमेशा रहेगी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, वो इस डायरेक्शन मूव कर जाता है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नीचे आ जाएगी, यहां आ जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है लेकिन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी इस ब्लॉक के अंदर उसकी ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बात समझिए। मेरे पास एक फिगर भी है, मैं उससे दिखाता हूँ। एक सेकेंड, फिगर कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, जैसे ये है, अगर ये पहले, यानी कि यहाँ अगर ब्लॉक रखा हो एक छोटा सा और ये बड़ा ब्लॉक है, तो उस बड़े ब्लॉक का तो खैर यहाँ मास होगा, सेंटर ऑफ मास, और छोटे वाले का यहाँ कहीं होगा, लेकिन उनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ कहीं होगा पहली पोजीशन में। लेकिन जैसे ही ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे को आएगा, ना कि इधर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर उधर, भाई इस बॉडी पर कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, तो जब एक्स डायरेक्शन में फोर्स कोई है ही नहीं तो ये एक्स डायरेक्शन मूव करेगा ही नहीं। सेंटर ऑफ मास कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ। क्यों सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ मूव करेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वहीं रहेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात, आप ये सोचेंगे कि भाई जब ये इधर मूव किया, तो जब इधर ये ब्लॉक मूव किया तो सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में मूव किया। आप देख सकते हैं इधर मूव करेगा, भाई यहां जैसे आ गया आप सेंटर ऑफ मास, तो नीचे भी चल रहा है और इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा कि एक्स डायरेक्शन में तो चलेगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, इस पूरे बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं कि एक्स डायरेक्शन में नहीं चलेगा। ये पूरी बॉडी के अंदर ही तो ये है सेंटर ऑफ मास, तो ये इधर नहीं खिसकेगा अंदर इसके, बल्कि नीचे जाएगा। हाँ, इसकी पोजीशन चेंज होगी, जैसे यहां है यहां पहुंच जाएगा।
अब मान लीजिए ये यहाँ पहुँचेगा अगर ब्लॉक हमारा, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये ब्लॉक जब खिसकेगा तो ये सेंटर ऑफ मास उस डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वहीं रहेगी जो ये डिस्टेंस है। ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस वही है, बट ये नीचे जाएगा बस, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ये हमारा बताने का मतलब है, ये हमारे बताने का पर्पस है। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अब मान लीजिए दूसरी पिक्चर हम देखते हैं कि जैसे मान लें कि हमने एक फिगर बनाई, ये वाली फिगर, ये फिगर है, ठीक है। अब क्या करेगा, जब ये इस डायरेक्शन मूव करेगा तो ब्लॉक हमारा उस डायरेक्शन, मान लीजिए ये बड़ा वाला ब्लॉक हमारा इस डायरेक्शन मूव किया, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में एक्स मूवमेंट करता है, बड़ा वाला एक्स मूवमेंट करता है। भाई यहाँ था, अब यहाँ आ गया ये, तो ये क्या करेगा, पहले अपनी पोजीशन से इधर खिसकेगा एक्स, और ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ आ चुका होगा। तो कह रहा है ना कि जब ये नीचे आ जाए तब इसका क्या मतलब कितना खिसकेगा। तो जब ये ब्लॉक यहाँ खिसक के आ गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, तो इधर से भी एक्स डिस्प्लेसमेंट खिसकेगा, दोनों तरफ से एक्स डिस्प्लेसमेंट। अब पूरी लेंथ इसकी क्या दे रखी है हमको, पहले इसकी पूरी लेंथ हमको दे रखी थी ओरिजिनल 2.2 मीटर। तो ये वाला ब्लॉक कितना डिस्प्लेस करेगा अपनी पोजीशन, देखो यहाँ पर, अब ये यहाँ इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक, और ये पूरी डिस्टेंस 2.2 थी। जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये कितना खिसकेगा, इतना ही तो खिसकेगा एक्स डायरेक्शन में। तो ये वाला ब्लॉक छोटा वाला कितना खिसकेगा, 2.2 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी ये 2.2 है और x यहाँ से हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये कितना बचा, 2.2 माइनस एक्स, यानी इस छोटे वाले का डिस्प्लेसमेंट 2.2 माइनस एक्स होगा, और बड़े वाले का डिस्प्लेसमेंट x होगा, बड़े वाले का x होगा, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज होगी x डायरेक्शन में। तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि वही जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग निकालते थे कि सेंटर ऑफ मास के इधर और सेंटर ऑफ मास के उधर जो मासेस हैं उनका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास की कंडीशन एग्जिस्ट कर जाएगी जिस पोजीशन पर है वो। तो हम लिख सकते हैं इसको, छोटा वाला मास m और उसका डिस्प्लेसमेंट 2.2 माइनस एक्स बराबर होगा बड़े वाले मास के और उसकी डिस्प्लेसमेंट x हम लोगों ने ली है। ये ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमारी x डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है। बस इसके बाद हम उसका आंसर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से m कैंसिल हो गया, 2.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2x, 2.2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.1। यही आंसर आ रहा है, 1.1 नहीं, सॉरी, ओह अच्छा, एक सेकेंड, सॉरी ये 10 था, हाँ सॉरी 10x था, ओके, तो ये 10x, ये 11x हो जाएगा, हाँ तो ये गलत हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर, ये होगा इसका आंसर, है ना, 0.2 मीटर। तो बात समझ में आ गई। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ खेल है, जब ये इधर मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, बात समझिए, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, लेकिन इसके अंदर वो एक्स डायरेक्शन नहीं चलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये मूव यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ कर रहा है, लेकिन इसके अंदर सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भाई अब अभी तक ब्लॉक हमारा यहाँ था, अब ब्लॉक हमारा यहाँ होगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन इस बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास यहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगा पाए कि सेंटर ऑफ मास के इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में जो मास है, और सेंटर ऑफ मास के राइट डायरेक्शन में जो मास है, मतलब एक प्रकार से इस पूरी बॉडी का जो मास है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।